आप और आपके पिता जो है उन्होंने आरएलएम छोड़ा। पहली बात तो मेरे और मेरे पिता मत कि एक हाथ से मक्खी हटाते जाओ एक हाथ से खाते जाओ। चुनाव के पहले ही मैं पार्टी छोड़ देता। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी है क्या? देखिए, दर्द तो होता ही है जब आप राजनीति में जब चले जाते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन बिहार में टेंशन जो है राजनीतिक माहौल में वो अभी भी जारी है। हमारे साथ आरएलएम के पूर्व प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता राहुल जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं आप राहुल जी? बढ़िया बढ़िया, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द भी है क्या? देखिए, दर्द तो होता ही है जब आप राजनीति में जब चले जाते हैं और आप जब अपनी तरफ से आप एक तरफा प्रेम आप जताते हैं और सामने वाला उसका उसको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो निश्चित तौर पर दर्द तो होता ही है। लेकिन मुस्कुराहट इसलिए भी है कि मुझे लगा कि मैंने अपना जो भी फैसला किया उससे कम मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूं इस रूप में कि अब मैं नैतिक तौर पर इस बात के लिए आजाद हूं कि मैं वैचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं। मुझे वैचारिक तौर पर अब ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो कुछ भी राजनीति में पिछले 8-9 साल से कर रहा था उसके पीछे जो हमारी एक समझ थी, वो समझ पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में जो टूटा या कहिए बिखरा, मैं उससे मुक्त हो गया हूं। अब आपने कहा एक तरफा, लेकिन 8-9 साल से तो दो तरफा था, अभी एक तरफा हो गया। नहीं, हम अपनी तरफ से पिछले 8-9 साल से समझते थे कि नेता के लिए हम समर्पित हैं, अब दो तरफा और हम समझते थे। अच्छा, लेकिन हमारी ये समझ अब जाकर के महसूस हुई कि हम जो भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरी अपनी बात नहीं है, जो भी इस पार्टी के कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो अपने को समझते हैं कि हम दो तरफा प्रेम करते हैं, लेकिन वो एक तरफा प्रेम ही है। इसलिए कि जब कुछ शब्दों का जब चयन, जब माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य भी हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया है, मुझे उसके बाद ये कहने में कोई लाग लपेट की कोई बात नहीं कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक झटके में उन्होंने खारिज कर दिया, उसकी उपयोगिता को खारिज कर दिया, उसको अपमानित करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि तब ऐसी स्थिति में अगर कोई समझता है कि ये प्रेम दो तरफा है, तो ये कार्यकर्ताओं का भ्रम हो सकता है, सच नहीं हो सकता है। देखिए, आपने कार्यकर्ताओं की बात की है। कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टी का सबसे मजबूत पिलर होता है। आप भी वो मजबूत पिलर रहे हैं आरएलएम में, 9 साल से आपकी भागीदारी रही है। लेकिन ये अब क्यों याद आया राहुल जी आपको? आप भी तैयारी में थे, टिकट नहीं मिला तब याद आया कि एक तरफा प्यार। अगर टिकट की बात होती तो टिकट के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के पहले ही मैं पार्टी छोड़ देता। लेकिन पहली बार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसे शब्दों का चयन किया जो उनके पूरे करियर में शायद नहीं होगा। आमतौर पर वो बहुत ही शालीन, बहुत सधे हुए, बहुत ही कहिए संयमित शब्दों के इस्तेमाल से अपने विरोधियों पर भी हमला करते थे। लेकिन क्या वो शब्द आपके लिए थे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में भी मुझे याद है, जब प्रधानमंत्री जी को इन्होंने छोड़ा था तब भी उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी के लिए भी कुछ उन्होंने शब्द कहे थे, और कुछ शब्द तेजस्वी जी ने कहा था, उस पर भी तेजस्वी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो कुछ कहा था उस पर भी जो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के शब्द थे, उससे हाल के दिनों के जो ट्वीट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जिनको आपने विधायक का टिकट, एमएलए के लिए आपने टिकट दिया, कैंडिडेट बनाया, उसमें से 4 लोग जीते। आपने कहा कि भाई हमने इसको नेता इसलिए बनाया या इसको मंत्री इसलिए बनाया क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी कम से कम पार्टी जीरो ना हो सके, जो पहले भी छोड़ के गए बाद में भी छोड़ करके चले ना जाए, इसके लिए जीरो हो जाएगा तो कम से कम। तो मेरा कहना, 1 महीना पहले आपने किसी को टिकट दिया, वो चुनाव जीत के 4 लोग आए, एक तो धर्मपत्नी जी हैं, बाकी 3 लोग चुनाव जीत करके आए। तो इसका मतलब है कि जिनको आपने महज 1 महीना पहले टिकट दिया उस पर भी आप अविश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसको भी संभावित गद्दार के तौर पर आप देख रहे हैं। पहली बात तो मुझे उसी दिन ये बात अखर गई
कि ये बात क्या मतलब हुआ इसका। दूसरी बात, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही सीनियर नेता हैं, बिहार के अभिभावक हैं, और मैं कह सकता हूं कि 2.25 करोड़ महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने अभी आर्थिक सहायता दी है, तो महिलाओं के जनजागरण में जो उनका योगदान है, ऐसे व्यक्तित्व का नाम आगे रख करके, जो उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि एक हाथ से मक्खी हटाते जाओ और एक हाथ से खाते जाओ। तो यहां मक्खी मतलब कौन है? कार्यकर्ता। यहां मक्खी मतलब कौन है? जो आलोचक है, जो मीडिया के जो साथी जो इनके फैसले की आलोचना कर रहे थे, या तो कार्यकर्ता होंगे, या इनके नेता होंगे, या इनके पत्रकार होंगे। दूसरी बात, खाते जाओ, तो राजनीति में खाना मतलब क्या होता है? हड़पते जाओ, इसका मतलब यही हुआ, कैरियर खत्म करते तो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकर्ता को ये मक्खी समझते हैं, चुने हुए विधायक को ये संभावित गद्दार समझते हैं। ये 2-3 शब्द जो ऐसे थे, जो मुझे लगता है कि तो बहुत ही कष्टकारी तो शब्द क्या थे। राहुल जी ये सारे शब्द आपके लिए प्रयोग किए गए थे? नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के लिए। तो उदासी दीपक आपको जी, क्यों? नहीं, मुझे ये बात दिल पे लग गई। आप और आपके पिता जो है उन्होंने आरएलएम छोड़ा। पहली बात तो मेरे और मेरे पिता मत बोलिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो अपनी कैपेसिटी में काम करते थे जी, और वो विधायक नहीं थे, सांसद नहीं थे, वंशवाद की स्थिति नहीं थी। हम दोनों लोग पार्टी के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के लिए वर्कर थे, बिल्कुल कार्यकर्ता थे। मुझे वो और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन दोनों लोग लगे होते थे, तो वो अपनी कैपेसिटी में काम करते थे, उनके पास जिम्मेवारी अलग थी। और मेरे पास मीडिया और संगठन की कुछ हिस्से का काम था। पूरे बिहार में मैंने, जैसे एनडीए के का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें प्रेस वार्ता होता तो मुझे जाना होता था, उसमें मेरे पिताजी नहीं जाते थे जी। तो कहने का दोनों की भूमिका अलग थी। तो हम पिता पुत्र भले थे, लेकिन संघर्ष के दिनों में हम दोनों उस पार्टी के वर्कर थे। बिल्कुल। और मैंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया जी, और जितेंद्र नाथ जी ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया, पार्टी के 3 और प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा दिया। लंबी फेरिस्त है, इसलिए और भी कई लोग आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगे। तो जिसको दिल पे लग गई ये बात, बहुत लोग को थोड़ी देर से लगती है। कई लोग मन कचोट करके रह जाते हैं, दीपक जी कहां जाएंगे, विकल्पहीनता की स्थिति होती है। लेकिन राहुल कुमार के लिए विकल्पहीनता की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ रख करके काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके काम करते हैं, और ऐसे संस्थानों से हम पढ़े हैं। मैं लाखों का पैकेज छोड़ करके आया हूं, लेकिन मैं तब राजनीति के लिए नहीं आया था। लेकिन हाँ, जब मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं एक अच्छे पत्रकारिता के संस्थान से जब मैं आया राजनीति में, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैंने बहुत कुछ छोड़ा। तो राजनीति में मैंने बहुत कुछ सीखा और पाया भी, और धोखा किसको कहते हैं वो भी सीखा। एक सवाल आपने कहा, मुझे अगर मैं गलत हूंगा तो सही जरूर करिएगा, 5 सितंबर का वो दिन था जिस दिन रैली बुलाई गई थी उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, पटना में बड़े तौर पर वो रैली की गई थी जी। आप पूरे दिन सक्रिय थे, आपके साथ कई कार्यकर्ता पहुंचे थे, 1000, 1500 कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो वो 1,500 नहीं, हाँ, पूरे 4,500। वही मैंने कहा कि अगर मैं गलत हूंगा तो सही करिएगा, 4,500, 5,000। आपने वो दिन उपेंद्र कुशवाहा जी को याद नहीं दिलाया क्या कि जब हम आपके साथ थे तब ये चीजों को भूल गए थे? सिर्फ पटना नहीं जी, मैं कह रहा हूं कि इस पार्टी के कार्यकर्ता, चुनाव से पहले था, मैं चुनाव के पहले की बात मैं कह रहा हूं, जो भी जिला सम्मेलन हुआ एनडीए का, उसमें भी हमारी पार्टी ने बहुत शानदार उपस्थिति दर्ज की थी शेखपुरा में। जो कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा स्तरीय हुआ था, उसमें भी बहुत मजबूती से शामिल हुए थे। और दूसरी जगह पर भी, सासाराम से लेकर के सीतामढ़ी तक, सीतामढ़ी से लेकर के मधुबनी, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, सासाराम, सिवान, कैमूर, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, गया, बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पे हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उसी के बदले तो 6 सीट इनको मिला, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत मिला। लेकिन जिन लोगों को भी उन्होंने चुना, खैर जिसको भी चुना उस पर विश्वास तो वो कर। क्या आपको उम्मीद था कि राहुल जी आपको टिकट मिलने जा रहा है विधानसभा में? नहीं, देखिए, हम संभावना व्यक्त करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अपने उम्मीद कर रहे थे, हम अपने लिए करते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी इन्होंने दिया, उसको चुनाव के तुरंत बाद तो अघोषित तौर पर, परोक्ष तौर पर तो गद्दार घोषित कर ही दिया ना। तो मतलब बुरा तो आपको तभी लग गया था जब आपका नाम अनाउंस नहीं हुआ टिकट के लिए? देखिए, तब दुख हुआ था। उसके बाद भी मैंने पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा इस चुनाव के लिए जी, उसके बाद भी मैंने लिखा,
मैंने नेता को भेजा, उसको उन्होंने जारी किया नहीं किया ये उनका विवेक है, ये उनका विषय है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां हुई हैं और अपने पुत्र को जब उन्होंने बनाया मंत्री, मुझे बहुत खुशी हुई निजी तौर पर। लेकिन उसको कवर करने के लिए जब आलोचना हुई लोगों की तरफ से, उसको कवर करने के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, अपने विधायकों को जिस तरह से उन्होंने अघोषित तौर पर गद्दार कहा, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मक्खी कहा, मुझे लगता है कि इसके बाद अब यहां पर टिकना मेरे लिए मुश्किल था। और इसीलिए मैंने ये तय किया, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया और तय किया कहां चलना है। हमने कोई तय नहीं किया था, हमने कहा कि भाई अब पहले यहां से निकलिए बाहर, फिर देखेंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात है, देखिए मैं भी बता दूं आपको, मैं उस दिन वहीं मौजूद था जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी और उनके बेटे शपथ ग्रहण के लिए जा रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा निकलते हैं, उनके बेटे निकलते हैं, पहले उनकी पत्नी निकली थी। हम लोगों को भी ये अंदाज नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है वो शपथ लेंगे। लेकिन जब ये खबर आती है कि शपथ ग्रहण जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने लिया है, आपको कब पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है? ये चीजें मुझे बहुत बहुत पहले से क्लियर था। मैं एक सप्ताह जब चुनाव में रिजल्ट हुआ, उसके बाद जब हुआ कि सरकार बनने वाली है, तो मैं इतनी राजनीतिक समझ दीपक जी रखता हूं कि किसको बनना था। ये बहुत क्लियर था कि दीपक जी को ही मंत्री बनना था। वो युवा है, समझदार हैं और मुझे लगता है कि वो बेहतर करेंगे। लेकिन इस सच को स्वीकार सीधे करना चाहिए था कि ये पार्टी का फैसला है कि उनको बनाया गया। इसकी जगह पे जिस तरह की साफ गोई से वो कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, अपने विधायकों पर अविश्वास जता रहा है, उसको गद्दार परोक्ष तौर पर बोल रहा है, मुझे लगता है। और मक्खी, ये कोई कैसे कर सकता है कि एक हाथ से मक्खी भगा और एक तरफ से खाना खाते जाओ? ऐसा राजनीति में नहीं होता है। आप कार्यकर्ताओं की बदौलत हैं, कार्यकर्ता आपको बड़ा बनाते हैं। आज अगर आप राज्यसभा में हैं, आपकी धर्मपत्नी जी विधानसभा में है और आने वाले दिनों में आपका पुत्र मंत्री बनने के साथ साथ विधान परिषद में भी होगा, ये आपके जीवन के राजनीतिक जीवन का ग्लोरियस समय होगा, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ समय होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल में सबसे बुरे दौर में आप पहुंच चुके हैं, जिस तरह का अपमानित भरे शब्दों का आप इस्तेमाल ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। अब तो विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है परिवारवाद का कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कभी ना एमएलसी के तौर पे रहे, ना एमएलए के तौर पे रहे, ना विधानसभा ना विधान परिषद में बैठे और सीधा मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। फिर ये भी चल रहा था एक कॉन्सेप्ट कि नहीं कुछ होता हुआ उपेंद्र कुशवाहा के पास सब कुछ आ गया। नहीं, देखिए इसमें मैं परिवारवाद पे बहुत मैं बोलूंगा नहीं। परिवारवाद बहुत बड़ा विषय अब राजनीति में रहा नहीं है, इसलिए कि लालू परिवार से लेकर के सत्ता पक्ष में भी विपक्ष में भी तमाम ऐसे दल हैं, ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद में हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा ये समझता हूं कि आप ईमानदारी पूर्वक आपने जिनकिन्हीं को भी मंत्री बनाया, आप ये स्वीकार करते कि भाई मेरे पास ये बेहतर विकल्प था और हमारी पार्टी के विधायक दल ने कहा कि भाई इनको बनाना चाहिए था, इनको हमने बनाया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों पर अविश्वास जताया, जी, अपने कार्यकर्ताओं को मक्खी कहा, मुझे ये दो शब्द से आपत्ति है। किसी को मंत्री बना देते, अपनी धर्मपत्नी को बना देते, माधव आनंद को बना देते, रामेश्वर महतो को बना देते, आलोक जी को बना देते, किसी को बना देते, मुझे क्या आपत्ति होती? एक और लेकिन अगर कोई कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करेगा जी, तो हम उसके साथ कैसे चल सकते? एक और बड़ी बात है, लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुशवाहा समाज में दीपक प्रकाश के अलावा कोई और जो है वो तेज तरार नहीं है, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि दीपक प्रकाश जी पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी आपत्ति जिन दो शब्दों से है, जिन दो वाक्यांशों से है, जिन दो वक्तव्यों से है, वो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया। मैं इससे ज्यादा आपको मैं परिवारवाद पर मैं कोई बहुत विशेष नहीं रखूंगा, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि पहले कार्यकर्ता तब कोई परिवार। अगर उस परिवार का भी व्यक्ति कल चुनाव जीता तो वो उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव जीता जिसको आप मक्खी बोल रहे हैं। एक और आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे। नीतीश कुमार का लगातार तारीफ कर रहे हैं, अभी तक आप जब तक मेरे साथ बैठे हुए तब तक नीतीश कुमार को लेकर कहीं जदयू में शामिल होने का तो प्लान नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं तय किया कि हम कहां जाएंगे, कहां जा रहे हैं। हम अभी कहीं नहीं तय किए हैं। अभी हम समय लेंगे, वक्त लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, राय विचार करेंगे, शेखपुरा के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए जो सबसे उचित प्लेटफॉर्म होगा, जहां सम्मान मिलेगा वहां आरएलए में वापसी होगी कि नहीं? नहीं, वो तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसा तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब कौन कहां, तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद जी अब आरएलए में वापसी नहीं हो सकती।
सकती है। आरएलएम में वापसी नहीं हो सकती है। नहीं। कोई नई पार्टी की ओर रुख मोड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारे पहलू होते हैं जिसपे बात करने की जरूरत होती है, बात करेंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे उस पर। बात करेंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हमारे साथ पूर्व आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता राहुल जी थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है, क्या कुछ कारण बताया है, आपने साफ तौर पे सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386